Hello and welcome to the online classes of Python language. Today in this lecture we are going to understand how to execute programs and find out their output. Previously we have studied two chapters. First one was working with functions, in which we have studied a lot of points, lot of topics, that is flow of execution of function call, passing parameter, returning values, scope of variables and immutable properties of passing objects, etc. And in the second chapter we have studied what is library, what is module, built in functions क्या होते हैं. इसी सब में हमने एक मॉड्यूल की स्टडी की थी जिसमें हमने स्टडी किया था मॉड्यूल रैंडम. तो इस वीडियो लेक्चर में, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ऑब्टेन द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम. ये जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से लिए गए हैं. There are two questions based on function and one question is based on your second chapter and it is related to random number generation. इन दोनों ही क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी ये है कि ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और इनका आउटपुट निकालने को दिया जाएगा आपको. इसके साथ ही फंक्शन वाला जो चैप्टर है, इससे एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा 101%. इन द सेम वे हम जिस तरह का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी रैंडम फंक्शन के बेस पे, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन में मिलता है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सी हियर ऑन दिस स्क्रीन, in the right side you are a question is visible. This question is related to function. अब इस क्वेश्चन में राइट साइड में आप देखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उन इंस्ट्रक्शंस का लाइन नंबर मैंने लिख रखा है. लाइन नंबर 1 to लेके 1 to 13, यानी कि 13 लाइंस का कोड है ये. इस कोड को मैंने खुद से टाइप करके यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपकी बुक से ही रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम इस कोड को देखते हैं एक बार. हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन कोड. क्लियर है. नाउ सी, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर जो 11 है, सबसे पहले लाइन नंबर 1 to 11 जो है इसको देख लीजिए. जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का वो लाइन नंबर 1 पे आएगा, बट सिंस दिस इज़ अ डेफिनेशन, तो बाकी की ये जितनी भी सारी इस फंक्शन की बॉडी में जितनी भी सारी ये स्टेप्स हैं, इन सबका एग्जीक्यूशन वो नहीं करेगा. फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, दैट इज़ लाइन नंबर 13. तो हम लाइन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट साइड में हमने जिस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसका प्रॉपर वे में हैंड रिटन एक प्रोसीजर आपको बताया जाएगा. इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम की बात करते हैं. इसमें डेफिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पे FUN लिखा है, ये फंक्शन है कोई सिंपल. इसमें K इज इक्वल टू लिखा है len s. ये len s क्या है, len s LEN, इट इज़ अ फंक्शन और इस फंक्शन का यूज़ हम सिंपली करते हैं किसी सीक्वेंस की लेंथ को फाइंड करने के लिए. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू पीपल. तो ये आपका लेंथ वाला फंक्शन है. अब ये m क्या है,
दिस m इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। फॉर i इन रेंज 0 to k, दिस इज 0, दिस इज नॉट o, ये 0 है, यानी कि हम एक फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके k तक एग्जीक्यूट होगा, और ये k की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो इस वाली लाइन से आएगी। अब इसमें कोडिंग में ये क्या कह रहे हैं, इफ़ एस आई यानी कि एस की 0th वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, एस क्या है यहाँ पे, एस इज अ सीक्वेंस, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग का हम सीक्वेंस पास करने जा रहे हैं, उसकी 0th प्लेस, फर्स्ट प्लेस, यानी कि ये आई जो है डिनोट करती है इंडेक्स नंबर को। उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम चेक करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इट इज अपर, द वर्क ऑफ इज अपर फंक्शन इज टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन, वेदर द गिवन आर्गुमेंट इज इन अपर केस और नॉट। अगर अपर केस में होता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारा। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी एस आई है यानी कि उस प्लेस पे, उस इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल है, जो वैल्यू है, जो भी आइटम है, उसको हम लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर ये कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती है, इन दैट केस हम एल्स में जाएंगे और एलिफ में जाएंगे और एलिफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये एलिफ क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक फंक्शन का यूज़ हो रहा है, इज अल्फा, यानी कि दिस फंक्शन इज चेकिंग वेदर द आइटम इज अल्फ़ाबेट और नॉट। अगर अल्फ़ाबेट होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हम एल्स में जाएंगे। तो अपर केस वाला कोई अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई सिंपल अल्फ़ाबेट हो, तब तो ये दोनों कोड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये दोनों केसेस ही फॉल्स हो रहे हैं, ये दोनों इफ़ और एलिफ अगर फेल हो रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो इन सच कंडीशन एल्स वाला ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा। और प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। दिस वी नो फुल्ली वेल। नाउ व्हाट्स हैपनिंग देयर, एक्चुअली द मेन प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम हेयर। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम बिगिन हो रहा है, सिंपल एक लाइन का मेन प्रोग्राम है ये, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ जो कुछ भी है, दिस इज़ फंक्शन डेफिनेशन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। अगर ये क्लियर है सारी बातें, तो आप यहाँ पे जो हम राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का अगर कभी भी कोई भी आपको प्रोग्राम मिलता है जिसमें कोई स्ट्रिंग पास हो रही होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास हो रही है ये, एंड दिस स्ट्रिंग इज SCHOOL2@com। तो अगर इस तरह की कोई स्ट्रिंग पास हो रही होती है तो जो वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज राइट दैट स्ट्रिंग इन दिस वे। जिस तरह से यहाँ पे हमने अब लेफ़्ट साइड में देखिए, जिस तरह से हमने लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर क्या किया है, हमने वो स्ट्रिंग को मेंशन कर लिया और उस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर दी। ये देखिए इंडेक्सिंग, ठीक है। तो SCHOOL2@com, इसको हमने इंडेक्सिंग कर ली है। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 से लेके 1 2 3 अप टू लास्ट जो भी आइटम है वहाँ तक हमने इंडेक्सिंग किया। नाउ सी, लाइन नंबर 13 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो लाइन नंबर 13 से जैसे ही ये स्टार्ट होगा, ये एग्जीक्यूशन को सीधे भेज देगा यहाँ वेयर डेफिनेशन इज मेंशन, ठीक है। तो लाइन 13 से फिर हम आगे चलते हैं। अब k की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू सबसे पहले आती है हमारे पास 11। क्यों आती है 11? क्योंकि ये लेंथ कैलकुलेट कर रहा है फंक्शन, और इस फंक्शन के थ्रू ये फंक्शन लेंथ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू k में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो जब इसे आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स या फिर 11 आइटम्स स्टोर्ड हैं इस स्ट्रिंग में, ठीक है। अच्छा,
एम क्या है, एम अभी आपको हमने यहाँ पे बताया कि एम इज़ अ एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब यहाँ नेक्स्ट लाइन नंबर 4 में क्या हो रहा है, फॉर लूप में आ रहे हैं हम, तो फॉर लूप में कौन सी वैल्यू जाएगी, रेंज की अगर हम बात करें तो 0 से स्टार्ट होगी है, और 0 से स्टार्ट होने के बाद k की वैल्यू 11 है, तो 11 यहाँ पे पास हो जाएगी। लेकिन फॉर लूप की वर्किंग आप सभी को पता होगी कि ये n-1 तक एग्जीक्यूट होता है, यानी कि एक कम, तो ये चलेगा 0 से लेके 10 तक। आई थिंक इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब फॉर लूप हमें क्लियर हो गया कि ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट हेयर विच इज़ मेंशन्ड दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। तो अब हम इफ़ स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, हेयर इट इज़, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा एस आई डॉट इज़ अपर, एस आई की वैल्यू फ़िलहाल यहाँ पे क्या रहेगी, आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन है, ये जो यहाँ पे आई मेंशन कर रखा है, इस आई में फर्स्ट इटरेशन में, यानी कि ये जो फॉर लूप है ये चलेगा 0 के लिए, उसके बाद 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, एंड ऑन सो ऑन। कहाँ तक चलेगा ये चलेगा आपका 10 तक के लिए। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी और हमने यहाँ पे लिखा है एस स्क्वायर ब्रैकेट में आई, इट मीन्स कि S0 और S0 में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S0 दिस वन, S0 इज अपर। अब ये चेक करेगा कि ये S0 अपर केस में है कि नहीं है, तो दिस इज नॉट इन अपर केस, ये अपर केस में नहीं है। तो जब अपर केस में नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये वाला स्किप कर जाएगा, इफ़ के अंदर भी हम नहीं जा रहे। एल इफ़ में देखेंगे हम, एल इफ़ कहता है एस आई, यानी कि एस स्ट्रिंग की 0th प्लेस पे, एस स्ट्रिंग की 0th प्लेस पे क्या कोई अल्फ़ाबेट है, यस देयर इज़ अ अल्फ़ाबेट, बिकॉज S0 पे एक अल्फ़ाबेट ही है, S, और ये 0th इंडेक्स पे एक अल्फ़ाबेट है। इसमें अपर और लोअर हमें चेक ही नहीं करवा रहे हैं एलिफ वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, एलिफ हो गया आपका। अब हम एलिफ के अंदर आएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या कर रहे हैं, m प्लस एस आई का मतलब यहाँ पे क्या है, एस आई का मतलब है यहाँ पे s, स्कूल का फर्स्ट, यानी कि 0th एलिमेंट क्या है, s डॉट अपर। इसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। ये जो फंक्शन है ये अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो ये स्मॉल s था यहाँ पे, ये स्मॉल s आप देखो कैपिटल S में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये जो हमारे पास m एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि हमें इस कोड से मिली थी, ये एम्प्टी स्ट्रिंग अब नहीं रही। नाउ दिस एम्प्टी स्ट्रिंग होल्ड्स अ वैल्यू s। क्लियर? नाउ सी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, एल इफ वाला स्टेटमेंट, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। हियर आई हैव रिटन इन दिस वे फॉर लूप विल एग्जीक्यूट फॉर द इंडेक्स 0 1 2 3 4 सक्सेसफुली। देखो 0 के लिए हो गया, इसके बाद 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा। क्यों? It will execute for the index 0 to 5 just because these all elements are alphabets, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यहाँ पे इस अल्फ़ा वाले फंक्शन से इनकी वैल्यू ट्रू आएगी, और ये वाला केस, ये वाला स्टेटमेंट इन सभी के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक की इंडेक्स पे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके लिए सक्सेसफुली ये एलिफ वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। ईच टाइम एलिफ स्टेटमेंट विल बी ट्रू, सो अप टिल
इंडेक्स 5 पे जब हम पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारा ये जो m वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, उसमें SCHOOL कैपिटल लेटर्स में ये कंप्लीट स्ट्रिंग होल्ड कर चुका होगा वो, ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट कह रहा है उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो लिखा है m+si लिखा हुआ है, तो ये जो प्लस है ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग यहाँ पे प्लस हो रही है, मीन्स स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो रही है। सिंस द स्ट्रिंग इज बीइंग कॉन्कैटिनेटेड दैट्स वाई ये हमारी स्ट्रिंग में बाकी के सारे एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। एक बात ये, अब जब i की वैल्यू 6 होगी, अब जब यहाँ पे फॉर लूप में i की वैल्यू जब 6 होगी तो उसके लिए भी लूप एग्जीक्यूट होगा। अब आप देख रहे हो कि इंडेक्स 6 पे ये केस आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक तो 2 है और दूसरा @ है। तो चलिए हम फिर से अब इसकी स्टडी करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो जब हमारी इंडेक्स की वैल्यू 6 है, इट इज़ 6 हेयर, इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि नंबर 6 पे, यहाँ देख लीजिए, नंबर 6 पे 2 है, तो इज़ अपर, ये केस फॉल्स। एलिफ वाला जो है स्टेटमेंट वो भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिफ चेक कर रहा है इज़ अल्फ़ाबेट, तो नंबर 2 इज़ नॉट ए अल्फ़ाबेट, तो ये वाला केस भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ इफ़ वाला, और एलिफ वाला भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ रिटन हियर, एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ जाएगा। क्यों ट्रू आ जाएगा? बिकॉज ये एल्स जा रहा है, एल्स में कोई कंडीशन यूज़ नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि m जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें प्रीवियसली जो कुछ भी ऐड किया हुआ है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा इस कोड से, दिस इज मेंशन हियर BB। तो अब हमारा जो m है वेरिएबल स्ट्रिंग होल्ड करने वाला, उसके पास SCHOOL कैपिटल्स में पहले ही था, अब इसके पास BB और क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब i की वैल्यू होती है 7, जब i की वैल्यू 7 होगी तो इन द सेम वे फर्स्ट इफ़ लूप फॉल्स हो जाएगा, सेकंड एलिफ लूप वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें इज़ अपर चेक कर रहे हैं और इसमें इज़ अल्फ़ाबेट चेक कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इस बार हमारे पास है @ तो @ ये भी एल्स वाले स्टेटमेंट में जाएगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अगेन हमारे पास m वाले वेरिएबल में BB ये कॉन्कैटिनेट हो चुका होगा। इसके बाद फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा 8, 9 एंड 10 के लिए। 8, 9, 10 के लिए जब ईच टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, तब जिस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम SCHOOL तक एग्जीक्यूट हुआ था, इन द सेम वे एलिफ वाला ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली हमारे पास m जो एक वेरिएबल है, इसके पास कंप्लीट ये आप देख रहे हो स्ट्रिंग होल्ड करेगा, एंड दैट विल बी द आउटपुट, क्योंकि ये हम यही आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं m को। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगेन एंड अगेन करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ यू पीपल कैन सी दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल, जैसे इससे पहले किया है सेम उसी वे में हमें इस क्वेश्चन का भी आउटपुट फाइंड आउट करना है। इट इज़ रिटन हियर, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये आपका पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, और ये आपकी डेफिनेशन है एक फंक्शन की। फंक्शन का नेम क्या है? चेंज। अच्छा, इस
प्रोग्राम को सीक्वेंस वाइज हम बिल्कुल उसी वे में करेंगे जिस तरह से अभी किया था। एक नई चीज़ है, ये नया मेथड आपको बता दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए लेफ्ट साइड पे। सॉल्यूशन में जो इंटरप्रेटर है, जिस सीक्वेंस में इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, वो लाइन नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो भी एग्जीक्यूशन यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो इस प्रोग्राम का किस तरह से है, वो इन लाइन नंबर्स के बेस पे आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इट इज़ रिटन हेयर इन लाइन नंबर 6 r इज इक्वल टू 150, s इज इक्वल टू 100। ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी गई है यहाँ पे, तो हम इन्हीं इनिशियलाइज्ड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 और 7 नंबर पे r और s की वैल्यूज़ शो कर रहे हैं हम। इसके बाद जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो जाएगा नंबर 8 पे। 8 पे क्या कह रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, ऊपर दे रखी है। तो यहाँ से ये इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो 150 एंड 100 पास कर दी गई, पैरामीटर्स में पहुँच गए। पैरामीटर्स में 150 और 100। अब यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2 में p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 प्लस 100, ये हो गया 250। अब q की वैल्यू अभी यहाँ देखिए q इज इक्वल टू p माइनस q। अब ये जो p की वैल्यू आप लगाओगे, इस p की वैल्यू आप 150 मत लगा दीजिएगा। अगर आपने p की वैल्यू 150 को यूज़ किया तो फिर क्वेश्चन यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या है, यू विल हैव टू यूज़ द करंट वैल्यू ऑफ p। p जो वेरिएबल है उसकी करंट वैल्यू, और वो करंट वैल्यू क्या है, 250। यहीं पे मिस्टेक होती है, तो इस 250 को यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दैट वैल्यू हैज़ बीन अपडेटेड बाय द इंटरप्रेटर। तो 250 माइनस 100 कर दिया हमने। 100 क्या है, 100 यानी कि q है, तो q तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। ओके, तो q हमारा ये आ जाएगा। और फाइनली नाउ द वैल्यू ऑफ q इज़ 150। एक चीज़ और आपको बता देते हैं यहाँ पे, जब लाइन नंबर 8 में हमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो r और s इन दोनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ से r की वैल्यू मिली और यहाँ से s की वैल्यू मिली। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट था, किसमें, q में। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जब हम आर्गुमेंट्स के थ्रू कोई वैल्यू पास करते हैं तो पुरानी वाली ये वैल्यू वर्क नहीं करती है, तो हमारे पास जो वैल्यू ये पास हुई है दैट इज़ 100, वो यहाँ पे वर्क करेगी। और दैट्स वाई यहाँ पे हमने 100 को ही पास किया है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो p और q की हमें वैल्यू मिल चुकी है 250 एंड 150। आगे क्या है, लाइन नंबर 4 में प्रिंट स्टेटमेंट है, और प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी और मिडिल में हैश प्रिंट होगा, क्योंकि वो एज अ मैसेज वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आउटपुट। ठीक, सेकंड चलते हैं हम। तो अब हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ तक हो चुका है, इस वाली लाइन तक प्रिंट। नाउ दे आर सेइंग रिटर्न p। अभी रिटर्न p क्या फ़र्क पड़ता है इसका हमारे एग्जीक्यूशन पे, वो आपको बताते हैं। व्हेन दे आर सेइंग रिटर्न p, it means this line of code is returning a value to its caller, and the caller of this function is this one। यहाँ से हमने इसको कॉल किया था, तो अब p में जो भी वैल्यू आएगी वो p की वैल्यू किसको रिटर्न की जा रही है, इस r को, and the value of p here is 250। ये है वैल्यू 250। ठीक है, तो अब ये 250 यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 and 0। That's why I have written here r is equal to 250।
I think this understood. Now in line number 9 they are saying to print the value of RS. तो R की वैल्यू ये आ गई अब, क्योंकि अभी अभी बताया 250 आ रहा है, और S की वैल्यू 100. S की वैल्यू 100 कहाँ से आई? S की वैल्यू 100 यहाँ से आई, क्योंकि इस वैल्यू में अभी तक कोई अपडेशन नहीं हुआ है. ऊपर से जो वैल्यू आपकी डेफिनेशन से आई है वो एक अपडेटेड वैल्यू थी, और वो भी इसमें रिटर्न का यूज़ हुआ. इन दैट्स वाई इट इज़ एक्सेसिबल हेयर. और अगर रिटर्न का यूज़ ना होता तो केस कुछ और हो जाता है. ठीक है, और आपका आउटपुट भी चेंज हो जाता. अच्छा, तो यहाँ पे ये जो 250 हैश 100 आया है, ये हमारा सेकेंड आउटपुट. फर्स्ट आउटपुट ये आ चुका था 250 एंड 120. ओके, नाउ अब हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ जा रहा है? लाइन नंबर 10 पे जा रहा है. ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइन नंबर 10. लाइन नंबर 10 सेज it is again calling the function which is named as change, and this time it is passing a single value. और सिंगल वैल्यू में क्या जा रहा है? s जा रहा है. तो हमने देखो s की हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू अभी भी 100 ही थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. द सेम वैल्यू 100 इज पास्ड हेयर इन दिस आर्गुमेंट. नाउ सी, अब हमारा जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से कहाँ जाएगा? अगेन इन दिस डेफिनेशन. थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बोर्ड को. ओके, नाउ सी, तो अब हमारा प्रिंट हो चुका है ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट, और अब हम इस स्टेज पे वर्क कर रहे हैं. 100 हमने पास किया, तो ये जो प्लेस है इस प्लेस पे तो आ गया 100. यस, यहाँ पे 100 आ गया. अब देखो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल, देयर इज़ नो अदर वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल था आर्गुमेंट में. क्यों? इसलिए था क्योंकि सेकंड वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यूज़ करके मेंशन कर रखी है. सो इन दिस टाइम the value q is equal to 30 will be used. That's why here we are using 130. Now see, again this statement and this statement is to be executed. We will execute this one. 130 will come here and q की वैल्यू फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट वैल्यू आएगी, दैट इज़ 130 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये रहा 100. अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 4 में, इट इज़ सेइंग टू प्रिंट द वैल्यू. सो वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू एंड दिस इज़ अवर थर्ड आउटपुट. तो ये जो हम देख रहे हैं फर्स्ट आउटपुट, सेकंड आउटपुट एंड थर्ड आउटपुट, ये हमारे आउटपुट होंगे. लेकिन इंटरप्रेटर इज़ नॉट स्टॉप्ड येट. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस वन, लाइन नंबर 5. दे आर रिटर्निंग वैल्यू p. तो अब ये वैल्यू p कहाँ रिटर्न हो रही है? p में कितनी वैल्यू है? p में वैल्यू है 130 एंड दिस वैल्यू इज रिटर्न हेयर. सो आप इन दिस वे लुक एट हेयर, s इज इक्वल टू 130 लिखा हमने. तो इस तरह से s की जो वैल्यू है वो 130 हो जाएगी. लेकिन अब इस s को ना तो कहीं प्रिंट करवाया है और ना कहीं पे यूज़ कर रहे हैं. सो in this way the final output of this program will be this one. Just a minute, this one. उसके बाद सेकेंड लाइन में ये प्रिंट होगा, उसके बाद थर्ड लाइन में ये प्रिंट होगा. ठीक है, the same I have written here. It will be shown on the screen in this way. अब ये जो लाइन नंबर्स को हमने यूज़ किया था तो उनका क्या यूज़ रहेगा? कभी कभी, वैसे आता नहीं है लेकिन कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम, देन यू कैन राइट these लाइन नंबर इन दिस वे. आप इस तरह से ये लाइन नंबर्स जो है मेंशन कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ? ये आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है. ठीक है, दैट्स इट. ये वाला क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर
third question, and third question is related to random function. So here on the right side there is a question. I will read this question for you, and on the left side there is a solution of this question. This question belongs to random module of Python, and a lot of functions we have studied like random, rand int, likewise. So these type of questions are worth 2 marks, and this type of question is sure that it will occur in your examination. You can practice for this question as much as you can. किस तरह से ये वर्क करता है that I will explain here. The question says what possible output और आउटपुट्स, इस तरह के रैंडम मॉड्यूल के बेस पे जब भी क्वेश्चन आप करो तो ये ध्यान रखना कि आउटपुट एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है. कभी भी एक आउटपुट अगर आपका आ जाए उसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो इट इज सेइंग व्हाट पॉसिबल आउटपुट और आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड. ये रहा आपका कोड. ऑल्सो स्पेसिफाई द maximum value that can be assigned to each of the variables from and to. तो इसमें from and to ये 2 वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू भी हमसे ये पूछेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. ओके, नो प्रॉब्लम. वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो कोड क्या है वो कोड आप समझ लें तो बेटर है. यहाँ पे भी अगेन मैंने देखो लाइन नंबर मेंशन कर दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी. लाइन नंबर 1 सेज इंपोर्ट रैंडम. वेरी गुड. रैंडम यहाँ पे इंपोर्ट का यूज़ करके वी आर इंपोर्टिंग और वी आर एक्सेसिंग द रैंडम मॉड्यूल. रैंडम मॉड्यूल को हम एक्सेस कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 सेज यहाँ पे एक लिस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है. इस लिस्ट में एक वेरिएबल लिया है AR, और वैसे ये AR एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप एरे में मत जाइए. इस लिस्ट में 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये वैल्यूज़ स्टोर, ये जो वेरिएबल है ये इन वैल्यूज़ को होल्ड करता है. ठीक है, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम. अब आया एक वेरिएबल हमारे पास फ्रॉम. फ्रॉम क्या कर रहा है? फ्रॉम इज सेइंग दैट रैंडम डॉट रैंड इंट. रैंडम मॉड्यूल ज़रा रैंड इंट वाला अपना फंक्शन दीजिए, और उसके अंदर भी कुछ वैल्यू पास कर रहा है. ये इट इज़ पासिंग हेयर 1,3. तो इस कोड का मतलब क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में तुरंत बल्ब जलना चाहिए. द मीनिंग ऑफ दिस कोड इज़ दैट दिस कंप्लीट लाइन इज़ जनरेटिंग. कुछ ज़्यादा ही पेंटिंग हो गई, जस्ट अ मिनट. This complete line is generating some random values, and these values are 1, 2, 3. यानी कि 1, 2 और 3 में से कोई सी भी वैल्यू ये रैंडमली जनरेट कर सकता है. अच्छा, since rand int is used here, the function rand int is used here, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे इसने पास की है इसमें इनिशियल वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों इंक्लूसिव रहती हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद तो यहाँ से 1, 2, 3 ये जो रैंड इंट है ये 1 और 2 और 3 रैंडमली इनमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा, तो इसकी जो रेंज हो गई वो 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई. इन तीनों में से कोई एक वैल्यू रैंडमली जनरेट कर सकता है. वो
जनरेटेड वैल्यू किस में स्टोर होगी, वो फ्रॉम में स्टोर होगी। इन द सेम वे जो टू वेरिएबल है, टू, इस वेरिएबल में भी कुछ वैल्यूज असाइन होंगी लाइक वाइज, एंड हियर दीज वैल्यू मे बी 2, 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे जो इसने यहाँ इस कोड में जो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट का यूज़ किया गया है वो है 2, 4। अब फ्रॉम और टू में कुछ वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। उन वैल्यूज़ के असाइन होने के बेस पे हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल k है, और इसमें वी आर यूजिंग फ्रॉम तो एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 2 के साथ में 2+1 यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम में जो भी वैल्यू आई, सपोज कीजिए 1 को लिया हमने या 2 को लिया या 3 को लिया, इसमें से जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो सपोज कीजिए कि फ्रॉम में अगर हमारे पास हमने वैल्यू 1 ली और 2 में हमने वैल्यू को 2 लिया, तो ये एक्चुअल में जब फॉर लूप में जाएगा तो 1,3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1 को प्लस कर रहे हैं। इसके बाद सिंपली हम प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट करने की कमांड में हम AR वेरिएबल का kth एलिमेंट ले रहे हैं और साथ में एंड का यूज़ कर रहे हैं। अब ये एंड हैश क्या करेगा, इंटरप्रेटर को नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा, सेम लाइन में ही हैश प्रिंट होगा, उसके जस्ट बाद सेम लाइन में ही वैल्यू प्रिंट होगी जो भी नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। तो ये आपको समझाया कि प्रोग्राम में क्या है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी, यहाँ पे हम जिस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको भी वैसे ही करना है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन गिव आंसर्स डायरेक्टली, तब आपका माइंड खुद से एग्जीक्यूट होने लगेगा। अब एक काम जो आपको करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि आप यहाँ पे लाइन नंबर्स को देखते रहेंगे, लाइन नंबर को देखेंगे आप, और साथ में कोड को भी देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो जैसा प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया गया था, इन द सेम वे यहाँ पे हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये कि इस लिस्ट को लिखना है सिंपली, और इस लिस्ट के साथ में ही इसकी जो इंडेक्सेस हैं वो इंडेक्सेस उसके साथ, उसके एलिमेंट्स के साथ में मेंशन कर देनी है। तो 0 से लेके 70 तक की ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी इंडेक्सेस हमने यहाँ पे मेंशन की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक की। क्लियर है? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नाउ लाइन नंबर 3 के अकॉर्डिंग फ्रॉम की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंड इंट का यूज़ किया है। एग्जाम्पल में रेंड इंट है, और रेंड इंट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ दोनों इंक्लूसिव होती हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर कोई दूसरा फंक्शन होता, रैंडम फंक्शन होता, तो इसकी वर्किंग अलग होती। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अगेन 2 में जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज़ अवेलेबल रहेंगी। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, एक बात आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि ये जो 1, 2, 3 वैल्यूज़ हैं इसमें से, और यही बात जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 के वेरिएबल्स पे भी अप्लाई होगी, इनमें से कोई भी वैल्यू सिस्टम रेंडमली यूज़ कर सकता है। अब हम इनके पॉसिबल जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हम उन सभी पे वर्क करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं देखेंगे अभी यहाँ पे। सी, लाइन नंबर 5, तो 3 और 4 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, फ्रॉम और टू में वैल्यूज़ असाइन कर ली होंगी। नाउ लाइन नंबर 5 क्या कहती है, इट सेज अबाउट फॉर लूप। तो फॉर लूप में हमें क्या करना है, सपोज कीजिए कि हम फॉर लूप में फ्रॉम की वैल्यू
1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू ले ली फ्रॉम से, और 2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो 2 की भी फर्स्ट वैल्यू ले ली हमने। इस पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। अब सिंस यहाँ पे रेंज के बाद 2 + 1 लिखा हुआ है, तो हम 2 + 1 कर देंगे इसको, तो 2 + 1 करेंगे तो ये 3 हो गया। सो इन दिस वे फर्स्ट टाइम जब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी जिसमें इनिशियल लिमिट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल लिमिट फॉर की जगह पे हम 1 ले रहे हैं, कॉमा 2 की जगह पे 2 + 1 हो जाएगा, और 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा 1, 3 के लिए। अब ये फॉर लूप की स्पेशलिटी होती है कि अगर हमने 1, 3 ले रखा है तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड लेस देन 1, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा वैल्यू 1 के लिए और वैल्यू 2 के लिए, दैट्स इट। वैल्यू 3 के लिए ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। द सेम थिंग इज रिटन हियर। आई हैव रिटन हियर फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इन लाइन नंबर 5, फॉर लूप में रन फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। 1 से लेके 3 तक की रेंज के लिए एग्जीक्यूट हो सकता है फॉर लूप, और उसमें भी किसके लिए चलेगा ओनली, अगर हम एग्जीक्यूशन वाइज देखें तो वैल्यू k की वैल्यू 1 के लिए चलेगा और k की वैल्यू 2 के लिए चलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और जब k की वैल्यू 1 और 2 के लिए चलेगा तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है प्रिंट ARK, यानी कि ARK का मतलब k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे AR की फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हुई, तो ये रही वो वैल्यू प्रिंट हो गई। इसके बाद क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, इसके बाद एंड के साथ में आ रहा है हैश, तो वो हैश प्रिंट हो रहा है। इसके बाद इस लूप का एग्जीक्यूशन दोबारा से ऊपर जाएगा, सेकंड वाली वैल्यू जो है इस 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, k = 2 के लिए एग्जीक्यूट हुआ। 2 के लिए जब एग्जीक्यूट होगा तो k 2 की जगह पे कितनी है, वैल्यू 40 है, तो ये 40 यहाँ पे प्रिंट हुआ, और 40 प्रिंट होने के बाद हैश प्रिंट होगा, क्योंकि एंड के साथ में हमने हैश को यूज़ कर रखा है। तो ये इस तरह से आया हमारा फर्स्ट पॉसिबल आउटपुट। फर्स्ट पॉसिबल आउटपुट सेज दैट दिस लाइन, क्लियर। अब हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमारा ये फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन था जिसमें हमने फ्रॉम की जगह पे 1 लिया और 2 की जगह पे 2 लिया। अब हम सेकंड इटरेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन थिंक फॉर लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 के लिए ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। तो अभी हमने जो 1 के साथ में 2 लिया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 के साथ में नंबर 3 को लेने वाले हैं, ठीक है। तो और उसके बाद 1 के ही साथ में हम नंबर 4 को लेंगे। ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद इस 2 को इस 2 के साथ में लेंगे, अगेन फ्रॉम की इस 2 वाली वैल्यू को इस नंबर 3 के साथ लेंगे, अगेन इस 2 वैल्यू को नंबर 4 के साथ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी अभी है। फिर हमें ये करना है कि नंबर 3 फ्रॉम की वैल्यू नंबर 3 लेंगे, नंबर 3 के साथ में 2 की वैल्यू 2 लेंगे, उसके बाद नंबर 3 के साथ में 2 की वैल्यू 3 असाइन करेंगे, फिर नंबर 3 के साथ ही 2 की वैल्यू 4 असाइन करेंगे। इस तरह से लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस वी विल गेट एंड वी विल हैव टू वर्क ऑन दिस। सी देखते हैं क्या होता है। अब इन शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। अभी मैंने आपको जो एग्जीक्यूशन बताया है वो लाइन नंबर 5 और 6 के बीच फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बताया है। अब सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी के सारे कॉम्बिनेशन हम देखेंगे 1 by 1। सी जब लाइन नंबर 5 में हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 3, तब हमारे पास एक आउटपुट आएगा। सेम प्रोसीजर रहेगा। उस आउटपुट में
ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है, ये प्रिंट होगा हमारा, क्योंकि इन दैट केस लाइन नंबर 5 में क्या होगा, फ्रॉम की वैल्यू तो 1 रहेगी, 2 की वैल्यू को हमने 3 लिया है इस बार, ठीक है, और जब 3 लेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 4। तो अब जो हमारा लाइन नंबर 6 है उस वो एग्जीक्यूट होगा k = 1 के लिए, k = 2 के लिए, k = 3 के लिए। इन दिस वे हमारे पास जो आउटपुट आएगा लाइन 6 के थ्रू, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, वो होगा 30, 40, 50 इन सभी के साथ में हैश। तो ये हुआ आपका पॉसिबल आउटपुट नंबर 2। इसके बाद अगेन हम फ्रॉम की वैल्यू 1 लेंगे, लेकिन 2 की वैल्यू चेंज कर देंगे। इस बार हमने किया 4। जब 4 किया तो लाइन नंबर 5 में बिल्कुल लास्ट में कोड लिखा है 2 + 1, तो उसके थ्रू हमारी वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये जो एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप, वो k की वैल्यू 1 के लिए, 2 for 3 एंड 4, इन 4 वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट होगा। इन दिस वे ईच टाइम व्हेन इट विल बी प्रिंट, जब k की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो इतना हमें आउटपुट मिलेगा 30 हैश, जब k की वैल्यू 2 के लिए ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें मिलेगा 40 हैश, k = 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू 50 हैश, k = 4 के थ्रू जब ये एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप तो हमें वैल्यू मिलेगी 60 हैश। क्लियर? आगे चलते हैं, बाकी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अब हमने फ्रॉम की वैल्यू ली है 2, ठीक है। सो इन दिस वे 2 वेरिएबल की वैल्यू हम स्टार्टिंग फर्स्ट वाली वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज़ 2, वो भी 2 है। अच्छा, तो जब हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होना होगा तो इन दिस सिचुएशन 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 3। अब क्या आया, फॉर लूप विल हैव टू एग्जीक्यूट फ्रॉम 2 to 3, लेकिन 2 से 3 के बीच में 3 को तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकता फॉर लूप, क्योंकि 3 - 1 तक रहेगा, एग्जीक्यूट होगा तो केवल k की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और इन दिस सिचुएशन हमारे पास जो AR है उसमें सेकंड नंबर पे, यानी कि 0, 1, 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है 40, वो प्रिंट होगी, तो ये पॉसिबल आउटपुट 4 आएगा। इन द सेम वे अगेन थिंक इन लाइन नंबर 5, फ्रॉम वेरिएबल में हमने वैल्यू पास की है 2 और 2 वेरिएबल में वैल्यू पास की है 3, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4। तो इन दिस केस फॉर लूप का जो k वाला वेरिएबल है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर k = 2, k = 3 ओनली। तो इन दिस सिचुएशन प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट these 2 values 40 hash 50 hash। now in the next combination में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम की वैल्यू 2 और 2 वेरिएबल की वैल्यू 4, ठीक है। तो 4 जो है +1 होके 5 हो जाएगा फॉर लूप में। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अगेन फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर k = 2, k = 3 एंड k = 4, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट दीज 3 वैल्यूज ईच टाइम। फॉर k = 2 ये प्रिंट होगा 40 हैश, k = 3 जब आएगा तो एग्जीक्यूट होगा 50 हैश, k = 4 जब आएगा तो एग्जीक्यूट होगा 60 हैश। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन। So in this way when we have taken for = 3 then 2 = 2, ठीक है, तब भी हमारे पास जो लाइन नंबर 6 होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इन दिस सिचुएशन k की वैल्यू लाइन नंबर 6 में 3 आएगी सिंगल, तो उसके बेस पे केवल 50 हैश प्रिंट होगा। ये पॉसिबल आउटपुट नंबर 7। आगे देखते हैं, एक सिचुएशन अब हमारे पास ऐसी आएगी जब हमारे सारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इन दैट केस
फ्रॉम की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज़ 3 वो हम ले रहे हैं, और 2 की जो मैक्सिमम लिमिट है 4 वो हम ले रहे हैं, ठीक है। अब फॉर लूप में दे आर सेइंग 2 + 1 यानी कि 4 + 1 5 हो जाएगा। सो हेयर वी विल आवर फॉर लूप विल बी एक्सिक्यूटेड फॉर दीज वैल्यूज k = 3 एंड k = 4। तो फॉर 3 50 hash will be printed, for k = 4 60 hash will be printed। okay, so this is possible output number 8। तो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल आउटपुट्स मिल चुके हैं। अब इन 8 पॉसिबल आउटपुट्स को हमें प्रॉपर लिस्टेड करना होगा। So we have listed here all the possible outputs. Now what we have to do, match all these outputs with the answers given in options, और इन सभी में से हमारे पास केवल पॉइंट नंबर 2 ही मैच कर रहा है, दैट इज़ 30 40 50 सभी के साथ में हैश। तो 30 40 50 हैश, 30 हैश 40 हैश 50 हैश, ये वाला आउटपुट ही करेक्ट आउटपुट है जो इस क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है। सो दिस इज़ आवर आंसर। एक बात तो ये, एक आंसर तो आपका ये हो गया, बट येट वी हैव नॉट कंप्लीटेड। दे आर सेइंग हियर ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू ईच ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम एंड टू। अब ये पूछ रहे हैं कि फ्रॉम एंड टू की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो लाइन नंबर 3 से हमने एक चीज़ देखी थी, दैट फ्रॉम की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3। एंड लाइन नंबर 4 से हमने स्टार्टिंग में ही ये नोट किया था कि 2 की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दीज वैल्यूज़ आर 2 3 एंड 4। नाउ हियर यू कैन सी दैट फ्रॉम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 इज़ नंबर 4, यहाँ पे बीच में कॉमा है, लगा लीजिएगा। तो जो 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 4। क्लियर? तो आपको ये भी प्रॉपर हाईलाइट करके मेंशन करना होगा आपके आंसर में, तभी आपका आंसर जो है प्रॉपर चेक किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। व्हाट यू हैव टू डू, कंप्लीट योर असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो इस ट्यूटोरियल में सॉल्व कर दिए गए हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चंस आर हियर इन दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।